बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो प्यारे बच्चों, चलते हैं हम अपने फेवरेट सब्जेक्ट की तरफ, सोशल साइकोलॉजी की तरफ, जो कि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है, आसान भी है, ठीक है ना। और हमें इसकी समझ भी आ जाती है, ठीक है ना। हंसी मजाक वाला भी सब्जेक्ट है। तो एटीट्यूड को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आजकल पाया जा रहा है, सबके अंदर ही। कैसे? उसने मुझे ये नहीं कहा तो मैं उसको ये नहीं करूँगा। मैं तो एटीट्यूड को हम डिस्कस कर रहे हैं, एटीट्यूड। सो इसका जो फर्स्ट पोर्शन है वो हमने डिस्कस कर लिया था आज। अभी हम इसके सेकंड पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारा जो एटीट्यूड है उसमें हमने जो डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी कि ये रिलेटिवली एंड्यूरिंग एवेल्यूएशन है पीपल्स के बारे में या थिंग्स के बारे में, जो हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी इंसान के बारे में जो हमारी जो एवेल्यूएशंस हैं, ठीक है ना, वो हमारा एटीट्यूड कहलाता था। ठीक है जी। एटीट्यूड के फिर आगे फिर हमने जो है वो देखा था कि नेचर क्या है। वो एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है एटीट्यूड जो है, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी भी इन्वॉल्व हो जाती है, आपके बिलीव्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, आपका बिहेवियर भी इन्वॉल्व हो जाता है, आपके जो मोटिवेशंस हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो एटीट्यूड में हमने देखा कि इसकी नेचर जनाब बड़ी कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, पर्सनैलिटी, बिलीव्स, वैल्यूज़, ठीक है ना। सो एक एटीट्यूड जो है वो किसी इंसान के माइंड में होता है और उसी इंसान की आइडेंटिटी को, गाइडेंस को, एक्शंस को, इन्फ्लुएंस को, उसी को जो है ये बता रहा होता है। उसके बाद हमने इमोशनल फाउंडेशंस देखी थी एटीट्यूड की। इमोशनल फाउंडेशंस में हमने जो है वो ये देखा कि जो एटीट्यूड है वो इफ़ेक्ट है इमोशंस का एटीट्यूड के ऊपर, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है इमोशंस का हमारे एटीट्यूड के ऊपर। वो ये कह रहा है कि अगर हम बेसिक बात की तरफ जाएं तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम किसी को कहते हैं कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है या नहीं अच्छी लगती, भले वो चीज़ एक्चुअल में अच्छी हो या ना हो, हमारे अगर इमोशंस उसके साथ हैं तो हम उसको अच्छी कंसीडर कर देंगे, भले वो अच्छी हो या ना। अगर हमारे इमोशंस उसके साथ बुरे वाले हैं तो हम उसको बुरी कंसीडर कर देंगे, भले वो बुरी हो या ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारे एटीट्यूड के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है असरअंदाज हो रहे होते हैं। इसमें फिर हमने सेंसरी रिएक्शंस देखे थे। उसके बाद वैल्यूज़ हमने देखी, जो इखलाकियात हैं, जो इखलाकी कदरें हैं वो हमने देखी हैं। इसके अलावा एक ओपेरेंट कंडीशनिंग जो है वो हमने देखी, ठीक है जी। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो हमने देखी थी। और इसके बाद सिमेंटिक जनरलाइजेशन जो है वो हमने देखी। और आखिर पे हमने एवेलुएटिंग कंडीशंस को भी देखा। उसके बाद ही हम डिस्कस करेंगे करेक्टरिस्टिक्स एटीट्यूड की। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। तो हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड को आज डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आ जाता है करेक्टरिस्टिक्स में अफेक्टिव कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी, और स्ट्रेंथ आ जाएगी इसके अंदर, वैलेंस आ जाएगी, ठीक है जी, और डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट्स आ जाएंगे, और इसके अलावा जो है वो मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी। अच्छा, और इसके अलावा रिलेशन टू नीड्स आ जाएगा कि ज़रूरत के मुताबिक ही रिलेशनशिप बनाना है, वो मतलबी वाला, ठीक है ना। तो जो आजकल बहुत ज़्यादा हुआ है वो भी इसके अंदर ही आ जाएगा। तो ये ज़रा आज हम इसमें देखेंगे। इसमें मतलब कि अफेक्टिव कॉग्निटिव जो है कंसिस्टेंसी, ठीक है जी, और इसके अलावा जो है वो स्ट्रेंथ, ठीक है ना,
वो देखेंगे, ठीक है जी, और बैलेंस देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, इफ़ेक्टिव कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी क्या है? द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी के बेटा कंसिस्टेंसी कहते हैं कि किसी चीज़ के साथ आप अगर लगातार अटैच रहते हैं या किसी चीज़ को आप प्रॉपर तौर के ऊपर जो है वो कर रहे हैं तो उसको हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं। ये इसको क्या कहेंगे उर्दू में? मुस्तकिल मिजाजी, ठीक है ना। सो द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी बिटवीन द अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट्स इन्फ्लुएंसेस द एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप। तो जो कंसिस्टेंसी की जो हालत है हमारे अफेक्टिव और कॉग्निटिव कंपोनेंट्स को जो है बिहेवियर के या रिलेशनशिप के, ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। इसीलिए वो कहते हैं कि ग्रेटर द कंसिस्टेंसी बिटवीन द कॉग्निशन एंड वैल्यूएशन ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ द एटीट्यूड एंड बिहेवियर। जितनी ज़्यादा कॉग्निशन और एवेल्युएशन, बेटा देखें कॉग्निशन और एवेल्युएशन में मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। कॉग्निशन है एक मेंटल प्रोसेस, एक दिमाग की सोचने समझने की सलाहियत, उसके अंदर जो है वो कैपेसिटी है उसकी किसी चीज़ को समझने की। बात समझ रही है ना आप? कॉग्निशन वही हो जाएगी ना कि अगर बच्चा है तो वो किस तरह से चीज़ों को देखता है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें जो है वो जज कर रहा है। अगर वही बड़ा उसी चीज़ को देख रहा है तो वो उसमें कौन कौन सी चीज़ों को जज कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कंसिस्टेंसी कहलाएगी। देखिए जो आपकी कॉग्निशन है ये एक मेंटल या इनिशियल प्रोसेस है। आपकी बॉडी में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो लगा हुआ है जो कि आपको समझने सोचने की, अक्ल करने की, बोलने चलने की, ये सारी तहमीज़ सिखाता है। और जो एवेल्युएशन है वो होता है किसी चीज़ को एवेल्युएट करना, किसी चीज़ को जज करना, किसी चीज़ को नापना तोलना जिसको हम कह लें, ठीक है जी। उसको एवेल्युएशन कहते हैं। सो जितनी ज़्यादा कॉग्निशन और एवेल्युएशन में कंसिस्टेंसी आएगी उतना ही ज़्यादा जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ जो एटीट्यूड बिहेवियर है वो उतना ही ज़्यादा जो है वो होगा। नेक्स्ट इसमें देख लें स्ट्रेंथ है बेटा। स्ट्रेंथ क्या है? एटीट्यूड बेस्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस विद ऑब्जेक्ट में बी हेल्ड विद ग्रेटर सर्टेनिटी। अब स्ट्रेंथ देख लें कि एटीट्यूड जो कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस के साथ जुड़ा हुआ है, किसी भी चीज़ के साथ उसकी जो सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी कहते हैं यकीनियत को, ठीक है ना। अच्छा जी, एटीट्यूड बेस्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद द ऑब्जेक्ट। कोई भी देखें किसी भी अगर ऑब्जेक्ट के साथ आपका जो एटीट्यूड है अगर वो जुड़ा हुआ डायरेक्टली, मतलब कि बहुत ज़्यादा यकीनियत के साथ कि आप किसी एक नुक्ते के साथ चिपके हुए हैं या आपके माइंड में कोई एक पॉइंट जो है वो सेट हुआ है बहुत ज़्यादा पुख्ता तौर के ऊपर, तो ये भी आपके जो कॉग्निशन है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये भी आपके एटीट्यूड को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि कुछ लोगों के अपने बिलीव्स होते हैं, अपने जो है वो एतकाद होते हैं, उनको यकीन होता है, मतलब कि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बनाई होती हैं। जैसे कि अब कुछ लोगों का ख्याल है कि दोस्ती होनी चाहिए और कुछ लोगों का ख्याल है कि दोस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ज़ाहिर बात है अगर कोई बंदा है जिसका ये यकीन है, जो इस चीज़ के ऊपर अटका हुआ है कि जनाब दोस्ती नहीं होनी चाहिए, तो वो ज़ाहिर बात है उसका बिहेवियर फिर जो उसका एटीट्यूड होगा वो दोस्ती वाला नहीं होगा ना। हालांकि अगला बंदा बेशक वो अच्छा ही हो या बुरा भी हो सकता है, लेकिन अब चूंकि वो एक उसके अपने माइंड के अंदर जो है वो एक बात है, उसने एक पॉइंट बिठाया हुआ है कि मैंने जनाब साहब दोस्ती नहीं करनी या उधार नहीं देना किसी को, या दोस्तों के साथ ऐसे होते हैं ना लोगों के, वो छोटे छोटे अच्छे अच्छे बिलीव्स भी होते हैं इसमें, बुरे बुरे भी ज़्यादातर होते हैं लोगों के माइंड में पॉइंट्स ऐसे फजूल में बनाए होते हैं कि नहीं जी मैंने ये नहीं करना तो मैंने वो नहीं करना, हालांकि एज एक्चुअल में उसका कोई ना फ़ायदा हो रहा होता है नुकसान, लेकिन वो पॉइंट्स उन्होंने जनाब अपने दिमाग के अंदर वो बिछाए हुए होते हैं।
तो वो भी जो है वो एटीट्यूड को जो है वो अफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली जो है इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं. सो सर्टेनिटी आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय वेदर द इफेक्ट आर कॉग्निशन वाज इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ द एटीट्यूड. सो सर्टेनिटी जो है ये भी इन्वॉल्व है, यकीनियत और कॉग्निशन भी जो है ये भी इन्वॉल्व है एटीट्यूड को बनाने में. एटीट्यूड फाउंड बेस्ड ऑन इफेक्ट आर मोर सर्टेन दैन द एटीट्यूड बेस्ड ऑन द कॉग्निशन. वो कह रहा है कि अच्छा, अब ये बड़ी अहम बात की अभी उसने, कह रहा है कि वो एटीट्यूड जो जिसकी बुनियाद होगी इफ़ेक्ट्स के ऊपर, मतलब कि आपसे कोई आपने कोई काम किया या किसी चीज़ का इफ़ेक्ट या किसी चीज़ का असर आपने देखा है, तो उससे जो आपका एटीट्यूड बनेगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा उनसे कि जो आपकी कॉग्निशन है. बात समझ आई कि नहीं? वो जिसको कहते हैं ना कि इंसान समझाने से नहीं समझता, लेकिन जब खुद के साथ होती है तो ही समझता है. तो जब एक्सपीरियंस होंगे, वो कहते हैं ना कि मछली जो है वो पत्थर चाटने के बाद ही वापस आती है. उसको पहले बताया जाए, एक कॉग्निशन है, उसके माइंड में एक चीज़ बिठाई गई है कि भाई ये चीज़ गलत है, ये सही है, ये ऐसे ही होगा, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा जब तक जनाब वो खुद उसमें से गुजर ना जाए. उस वक्त तक भले लाख उसको समझाते रहें तो वो नहीं समझेगा. तो इसलिए वो कह रहे हैं कि एटीट्यूड फॉर्म बेस्ड ऑन इफेक्ट्स आर मोर सर्टेन देन द एटीट्यूड बेस्ड ऑन द कॉग्निशन. सो उसके बाद वैलेंसी है. वैलेंस देखें, इट रेफर्स टू डिग्री आर ग्रेड ऑफ लाइकलीनेस या डिसलाइकलीनेस टुवर्ड्स द एंटिटी या इंसिडेंट. अब वैलेंस क्या है? ये शिद्दत है किसी चीज़ को आप कितनी हद तक जो है आप किसी चीज़ को लाइक कर रहे हैं या कितनी हद तक जो है आप किसी चीज़ को जो है वो डिसलाइक कर रहे हैं. ठीक है ना? तो इसको हम कहते हैं वैलेंस. सो इफ़ अ पर्सन इज़ फेयरली अनकंसर्न्ड टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट देन द एटीट्यूड हैज़ लो वैलेंस. देखें ना, आप अगर किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल ही अनकंसर्न्ड हैं तो उसकी तरफ आपका जो एटीट्यूड होगा वो बिल्कुल, ओए यार सीधी सी बात है कि अगर फ़र्ज़ करें आपको क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप जहाँ भी जाएंगे, अगर कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा होगा तो आप देखने शुरू कर देंगे, टीवी पे लगाएंगे तो जनाब क्रिकेट का मैच पहले पता होगा, रोस्टर क्या है, कब T20 होना है, कब क्या होना है, कब क्या होना है. तो अब उस चीज़ के साथ आप फेमिलियर हैं तो उसकी तरफ आपका जो एटीट्यूड है वो और होगा. अगर आप किसी चीज़ को डिसलाइक करते हैं, फ़र्ज़ किया मेरी तरह का बंदा भी आ जाता है और जिसको क्रिकेट का बिल्कुल भी नहीं शौक, तो उसको कोई नहीं पता होगा कि पाकिस्तान की टीम है भी नहीं है, कौन सा खिलाड़ी आजकल इन है, कौन सा आउट है, कब T20 होना है, कब क्या कुछ होना है, कब. तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं. कह रहा है कि इफ़ अ पर्सन इज़ फेयरली अनकंसर्न टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, अगर वो बंदा बिल्कुल ही किसी ऑब्जेक्ट की तरफ अनकंसर्न ही है तो उसका जो एटीट्यूड है वो लो वैलेंस वाला होगा. ठीक है ना? अगर ज़्यादा कंसर्न वाला होगा तो फिर ज़्यादा वैलेंस वाला होगा, ज़ाहिर बात है जी. उसके फिर है डायरेक्ट एक्सपीरियंस. तो एन एटीट्यूड इज़ अ समरी ऑफ पर्सनस पास्ट एक्सपीरियंस. ज़ाहिर सी बात है यार, किसी भी इंसान के माजी का जो तजर्बा है उसके ऊपर ही उसका एटीट्यूड सारा का सारा रिलाय करता है. ऐसा है कि नहीं? माजी में हमारे साथ जो चीज़ें पेश आईं, जो ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस जो है हमारे बुरे रहे, उसके हिसाब से हमारा एटीट्यूड होगा, और जो एक्सपीरियंसेस हमारे ज़िंदगी में अच्छे रहे उसके हिसाब से हमारा जो है वो एटीट्यूड होगा. तो करने की बात फिर वही है कि जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है ये डायरेक्टली जो है इन्वॉल्व होता है आपके एटीट्यूड के अंदर. ठीक है ना? जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा आपके एटीट्यूड के अंदर. ठीक है जी? मतलब कि आपके एटीट्यूड को बनाने के लिए जो है ये डायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्व होता है. देखिए, अ लिटल एन एटीट्यूड इज़ अ समरी ऑफ पर्सनस पास्ट एक्सपीरियंस. किसी भी इंसान के जो माजी का जो एक्सपीरियंस है उसकी अक्कासी करता है उसका एटीट्यूड. सो एटीट्यूड इज़ ग्राउंडेड इन डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर बिहेवियर मोर एक्यूरेटली. सो वो एटीट्यूड जो कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस के ऊपर बेस होता है वो उसके जो फ्यूचर बिहेवियर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो असरअंदाज होता है. ताहम मज़ीद ये है कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस मेक्स मोर इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. तो जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा इंफॉर्मेशन को अवेलेबल बनाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में. ठीक है ना? उसके बाद है मल्टीप्लिसिटी. ठीक है जी?
मल्टीप्लिसिटी क्या है? इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ फीचर्स क्रिएटिंग द एटीट्यूड्स। ये उन फीचर्स के को की जो अमाउंट है उसको बताता है जो कि एटीट्यूड को जो है वो बनाते हैं। देखें फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि वन में शो इंटरेस्ट इन बिकमिंग अ डॉक्टर। कोई बंदा जनाब साहब डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट शो करवा सकता है, जबकि दूसरा बंदा बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करवा सकता। तो ही आल्सो वर्क्स हार्ड, इज़ सनसियर एंड सीरियस। वो जनाब साहब मतलब कि ये किसी भी जो है चीज़ की तरफ अमाउंट ऑफ फीचर है जो कि किसी भी एटीट्यूड को क्रिएट करने के लिए है, मतलब कि आपका जो इंटरेस्ट है ये उस चीज़ को जो है वो बताता है कि किस साइड पे जो है आपका इंटरेस्ट है। नेक्स्ट है रिलेशन टू नीड्स। अब ये भी बड़ी अहम बात है कि जो हमारा एटीट्यूड है वो टोटली डिपेंडेंट होता है हमारी नीड्स के ऊपर, जो हमारी ज़रूरियात हैं उनके ऊपर मुनहसर होता है। तो एटीट्यूड वेरी इन रिलेटिव रिक्वायरमेंट्स दे सर्व, ठीक है ना। तो अगर किसी के साथ हमें कोई काम पड़ जाएगा तो हम ज़ाहिर बात है उसके साथ हमारा एटीट्यूड अच्छा हो जाता है। अगर किसी को हमसे काम पड़ता है तो उसके साथ हमारा एटीट्यूड जो है वो बुरा हो जाता है। बात समझते हैं कि नहीं? देखिए ना, हम अगर हमें किसी से काम पड़ जाए तो एवं ही उसकी तारीफ़ करेंगे, खुश होकर बात करेंगे बड़े, बल्कि बंदा उसके एटीट्यूड से पता चल जाता है। वो देखिए ना, अगर किसी बंदे को आपसे काम है तो उसके एटीट्यूड से ही आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये आपको काम बोलने वाला कोई ऐसे है कि नहीं। तो अगर आपको किसी से काम है तो इसी तरह आप उसको जनाब साहब अपने एटीट्यूड से ये जाहिर करेंगे, या आप इस तरह अच्छा एटीट्यूड रखेंगे, उससे सही से बात करेंगे, क्योंकि काम है ना। अगर किसी को आपसे काम पड़ जाता है तो फिर वो अगला बंदा अच्छा एटीट्यूड रखेगा, लेकिन आप आगे से नेगेटिव एटीट्यूड दिखाएंगे, क्योंकि आप उसको देखिए, हम एटीट्यूड को देख के समझ जाते हैं कि अगले बंदे को आपसे काम है या नहीं है, या आपको किसी और से काम है या नहीं है। तो ये बातें बड़ी जनाब समझने वाली है। सो एटीट्यूड ऑफ अ इंडिविजुअल टुवर्ड्स द पिक्चर सर्व ओनली entertainment needs, but attitude of an employee towards the task may serve strong needs for security, achievement, recognition and satisfaction। बात समझ आ गई कि नहीं? कह रहा है कि किसी भी इंसान का तस्वीरों की जानब अगर कोई एटीट्यूड है तो वो तो जारी बात है, अब तस्वीरों से उसका क्या लेना देना, वो सिर्फ इंटरटेनमेंट की हद तक की जनाब उसको देखेगा। लेकिन अगर वही बात आ जाती है कि वो अगर एम्प्लॉई है किसी कंपनी में तो उसका जो काम है वो ज़ाहिर बात है उसको एज आ जॉब कंसिडर करेगा, एज आ सिक्योरिटी, एज आ अचीवमेंट, एज आ रिकग्निशन, एज आ सेटिस्फेक्शन। तो डिपेंड करता है कि हमारी ज़रूरत क्या है, तो उस ज़रूरत के अकॉर्डिंगली जो है हमारा एटीट्यूड होता है। उसके बाद हम आखिर पे कंपैरिजन करेंगे एटीट्यूड का और बिलीव्स का, ठीक है ना। तो देखें एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड रेफर्स टू फीलिंग्स, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स, प्रीडिस्पोजिशंस डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पीपल, ग्रुप, आइडियाज़ या ऑब्जेक्ट्स। ये वो फीलिंग्स हैं, ये वो बिलीव्स हैं, ये वो प्रीडिस्पोजिशन हैं जो कि किसी भी इंसान की तरफ, किसी ग्रुप की तरफ, किसी आइडियाज़ की तरफ या किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ होती हैं। सो एटीट्यूड जो है वो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट होता है, और इसमें ये टेंडेंसी होती है कि ये सर्टेन वे में बिहेव करता है किसी भी इंसान की तरफ या किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है ना। सो एटीट्यूड जो है ये बेसिकली जो है वो बनता है वैल्यूज़ के ऊपर और बिलीव्स के ऊपर। अब बिलीव्स क्या है? बिलीव्स जो है वो हम हासिल करते हैं रियल एक्सपीरियंसेस के थ्रू, या फिर ओरिजिनल एक्सपीरियंस जो कि रिलेटेड होते हैं पर्टिकुलर बिलीव्स के साथ, और मोस्टली जो हम भूल चुके होते हैं उनके साथ। सो ये इफ़ेक्ट करता है हमारे वर्क की क्वालिटी को, हमारे रिलेशनशिप को, क्योंकि जब हम कोई एक्सपीरियंस लेते हैं सो जो हमारा बिलीव होता है ये जो है एक्सपीरियंस के साथ नहीं होता। जो हमारा एक्सपीरियंस है वो कुछ और हो जाता है, जो हमारा बिलीव है वो रियलिटी के ऊपर बेस नहीं होता। मतलब कि जो हमारे जो बिलीव्स हैं वो रियलिटी के ऊपर बेस नहीं होते। बाज़ औक़ात हमने ऐसे ही किसी चीज़ के बारे में अपनी तरफ से राय कायम की होती है, हालांकि वो बिल्कुल ही गलत साबित हो जाती है।
या हमने किसी चीज़ के बारे में गलत राय कायम की होती है तो वो सही साबित हो जाती है, या सही वाली राय कायम की होती है तो वो गलत साबित हो जाती है। तो इससे मुराद ये है कि जो हमारे बिलीव्स हैं वो कोई रिलायबल चीज़ नहीं है, ठीक है ना। सो दे मे बी रिलीजियस। अब बिलीव्स जो हैं वो रिलीजियस भी हो सकते हैं, कल्चरल भी हो सकते हैं, मॉरल भी हो सकते हैं। बिलीव जो हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि किस तरह से जो है हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। जबकि एटीट्यूड जो है वो क्या है, वो प्रीडिस्पोजिशंस हैं लोगों की तरफ, ग्रुप्स की तरफ, आइडियाज़ की तरफ और ऑब्जेक्ट की तरफ जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो प्रीडिस्पोजिशन है वो, और जो है बिलीव्स हैं, बिलीव्स आपके जो एतक़ाद हैं, जो आपकी अंदरूनी जो आपके यकीनियत है आपकी, वो गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। तो इस तरह ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं भाई। अब हम उसके बाद देखेंगे फैक्टर्स। वो फैक्टर जो कि एटीट्यूड के ऊपर असरअंदाज होते हैं, इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ही हैं, फैमिली है, सोसाइटी है, और इसके बाद इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी हैं। वो मैं यहाँ लेकिन भूल गया, आगे लिखा हुआ है। अच्छा, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या है कि एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन इज़ डिटरमाइंड बाय द साइकोलॉजिकल फैक्टर। किसी भी इंसान का जो एटीट्यूड है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के ज़रिए भी जो है उसको हम देख सकते हैं, जैसा कि उसके आइडियाज़ हैं, ठीक है जी, उसकी वैल्यूज़ हैं, उसके बिलीव्स हैं, उसकी परसेप्शंस हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये उसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं। सो ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स रोल होते हैं उस बंदे के किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है ना। फ़र्ज़ करें कह रहे कि बिलीव्स आर पोटेंशली एंड अनइक्वली फॉल्स, वो गलत भी हो सकती। फॉर एग्जांपल वो कह रहे कि सर्वे ये किया गया कि थर्ड ओके तीसरा हिस्सा जो अमेरिका का है वो अडल्ट का वो ये सोचती है कि जो वैक्सीन है वो एल्टिज़म करवाती है, ऑटिज़म करवाती है। लेकिन रिसर्च बाद में ने इस चीज़ को गलत साबित कर दिया। इट वाज फाउंड दैट बिलीव्स लाइक दीज आर ट्रांसिक्युली हेल्ड रेजिस्टेंस टू चेंज। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और भी है जो कि एटीट्यूड का इफेक्ट होता है, वो है सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, ठीक है ना। so these are reef with the powerful symbols and charged with effect which can lead to selective perception। देखें जी, ये बड़ी अहम बात है। परसुएशन आपने देखा ही था, किसी भी मैसेज के ज़रिए किसी इंसान को मोटिवेट करने को कहते हैं। तो परसुएशन थ्योरी से दैट इन पॉलिटिक्स सक्सेसफुल परसुएडर्स कन्विंस द मैसेज रिसिपिएंट इनटू अ सिलेक्टिव परसेप्शन या एटीट्यूड पोलराइजेशन वगैरह के। जो सियासतदान है वो अपने जो वोटर्स होते हैं उनके ख़ास किस्म की परसुएशन देते हैं कि नहीं। जनाब किसी को बिरयानी की प्लेट दे दी, किसी के घर पे बैनर लगा दिया, किसी को झंडा थमा दिया, किसी को कुछ चीज़ दे दी, तो वो एक परसुएशन है ना, लोगों को मोटिवेट करने के लिए है ना। सो फॉर ट्यूनिंग अगेंस्ट द अपोजिट, या फिर उन लोगों को अपोजिट्स के जो अपोजिट कैंडिडेट होते हैं, नून लीग वालों ने जनाब पीपल्स पार्टी वालों को के ऊपर इल्ज़ाम लगा। आपने देखा नहीं इलेक्शंस के दिनों में एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। वो एक टेक्निक है जो लोगों को अपनी साइड पे लेकर आने के लिए है, परसुएशन के लिए है, रेपिटेटिव प्रोसेस इसको हम कहते हैं। कि अगर आपने किसी को अपनी साइड पे लेके आना है तो आप दूसरे लोगों की बुराइयां करना शुरू कर दे, तो वो ज़ाहिर बात है उनसे बदजन होकर आपकी साइड पे आ जाएगा। इस तरह से भी ये भी एक परसुएशन टेक्निक है, ठीक है ना, जो कि सियासतदान यूज़ करते हैं। तो इट मीन्स दैट कि जो आपका एटीट्यूड है, अब हकीकत नहीं है कि नून लीग ठीक है। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप सब इनसे बड़ा तंग है, तो किसी भी पार्टी से आपका ताल्लुक़ हो सकता है, मेरा लेना देना कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये क्या करते हैं कि आपके जो आपको साइकोलॉजिकली ट्रैप करते हैं कि आपने जो है वो किस साइड पे जो है वो रहना है। साइकोलॉजिकली आपको ट्रैप करेंगे। उसमें क्या है कि वो दूसरे लोगों की बुराइयां भी कर सकते हैं, उसमें अपनी अच्छाइयां करेंगे, या फिर कोई आपको कोई ऐसा मैसेज दे देंगे या कोई ऐसी छोटी सी चीज़ दे देंगे जिससे आप उसकी साइड पे हो सकते हैं। तो इट मीन्स दैट कि आपका जो ज़ाती एटीट्यूड है वो आपका ज़ाती नहीं है, लोगों की परसुएशन से आपका एटीट्यूड जो है वो चेंज हुआ हुआ है। फिर फैमिली है। फैमिली भी एक सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एटीट्यूड को बनाने में इंडिविजुअल्स के। तो इनिशियली जो पर्सन्स होते हैं वो डेवलप करते हैं एटीट्यूड। ज़ाहिर बात है बेटा, जो आपकी फैमिली है वो बहुत ज़्यादा आपके एटीट्यूड के ऊपर देखता नहीं। हम कहते हैं बच्चों की कि जनाब ये अच्छी फैमिली से है, इसका उठने बैठने का चलने फिरने का तरीका सलीका जनाब बड़ा अच्छा है, और ये बुरी फैमिली से है, इसको तमीज़ ही नहीं है। तो आपकी फैमिली भी आपके एटीट्यूड के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, जिसमें आपके पेरेंट्स शामिल हैं, आपके ब्रदर सिस्टर शामिल हैं, आपके आपकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो शामिल हैं। सो बहुत ज़्यादा आपका जो एटीट्यूड है
बच्चों का तो ख़ास तौर पे देखें, वो मदर जो है आपको पता है कि वो कहते हैं कि माँ पहला दरसगाह है आपके एटीट्यूड की, तो ज़ाहिर बात है जी आपका एटीट्यूड तो टोटली डिपेंड करता है आपकी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा। फिर सोसाइटी है, सोसाइटी पे भी इफ़ेक्ट होता है, ज़ाहिर बात है यार। अगर आप अच्छी सोसाइटी में लोग क्यों उठ के जनाब अच्छी सोसाइटियों में चले जाते हैं, बुरी जगह से उठ के बुरी सोसाइटियों से गली मोहल्ले कूचे से निकल कर अच्छी अच्छी सोसाइटी में क्यों चले जाते हैं? ज़ाहिर बात है उनके एटीट्यूड के ऊपर जो है वो असरअंदाज होती हैं ना ये चीज़ें। Society play an important role in formating the attitudes of an individual। द कल्चर हो गया, उसका ट्रेडिशंस होंगी, रवायात हो गई, उसके बाद लैंग्वेज हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें किसी इंसान के जो एटीट्यूड है उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं। इसके अलावा सोसाइटी के जो ट्रेडिशंस हो गए वो हो गए, सोसाइटी के जो कल्चर्स हो गए वो हो गए, इंडिविजुअल्स के जो कल्चर्स हो गए वो हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपके एटीट्यूड के ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज होती हैं। और फाइनली इस पे इकोनॉमिक्स है, ज़ाहिर बात है यार इकोनॉमिक्स भी आपके एटीट्यूड के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, ख़ास तौर पे आजकल के दौर में तो भाई अगर किसी के पास जनाब पैसे हैं, उसका अच्छा स्टेटस है, उसकी अच्छी सैलरी है, वो अच्छी जगह पे जो अच्छा वर्क इन्वायरमेंट है, तो ज़ाहिर बात है उसका एटीट्यूड अच्छा होगा। अगर वो बुरी जगह अच्छा, ये बड़ी एक आम सी एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि जो एसी में बैठकर साफ़ सुथरे माहौल में, साफ़ सुथरी गाड़ी में, या अच्छा सोशो इकोनॉमिकल उनका स्टेटस है, जो उसमें काम करते हैं, वो लोगों का एटीट्यूड और होता है बजाय इसके कि उन लोगों के एटीट्यूड के जो बिल्कुल ही बेचारे गरीब हैं। देखो नहीं, आप बसों में चले जाएं, जनरल बस स्टैंड पे जनाब आपका वो एक तरफ से बैग खींचेंगे, इस पे गालिम गलोच थप्पड़ मारने पे आ जाएंगे। वो उनका एटीट्यूड है, क्योंकि उनका एक तो सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत लो है, दूसरा उनका इन्वायरमेंट ही इस तरह का है, ठीक है ना। और अगर आप यही अगर किसी अच्छी सर्विस पे चले जाएं बिज़नेस क्लास में, तो उनका जो नाम सा बिहेवियर आपके साथ बहुत अच्छा होगा, जो उनका एटीट्यूड है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके इकोनॉमिकल स्टेटस के ऊपर भी जो है वो डिपेंड करती हैं। थैंक यू। आज ये बेटा हमने अपने एटीट्यूड का जो सेकंड हाफ है उसको हमने देखा है। इसमें कुछ चीज़ें हमने पुरानी जो है वो डिस्कस की हैं, जिसमें हमने एटीट्यूड की डेफिनेशन, नेचर, और इसके अलावा हमने करैक्टरिस्टिक्स जो हैं ख़ास तौर पे आज डिस्कस की हैं, जिसमें हमने इफ़ेक्टिव कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी, स्ट्रेंथ हो गई, वैलेंस है, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपीरियंस को देखा है, मल्टीप्लिसिटी को, रिलेशन टू नीड्स देखा है, फिर हमने कंपैरिजन देखा है एटीट्यूड का बिलीफ के साथ, और आखिर पे फिर हमने कुछ फैक्टर्स देखे हैं जो कि आपके एटीट्यूड के ऊपर जो है वो डायरेक्टली असरअंदाज होते हैं, जिनमें साइकोलॉजिकल फैक्टर आ जाएगा, उसके बाद फैमिली आ जाएगी, सोसाइटी आ जाएगी, इकोनॉमिकल फैक्टर है ना। तो ये सारे के सारे आपके एटीट्यूड के ऊपर जो है वो असरअंदाज होते हैं। आई होप सो कि ये कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, आप लोग इसमें देख लें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। वैसे फ़ील क्या करें कि ये चीज़ आपको कहाँ कहाँ जो है सोशल साइकोलॉजी की आप ज़िंदगी में काम आ रही है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।